नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मुंबई के डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार की जिद का जो ताला 8 साल पहले लगा था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खुल पाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने आज साफ कर दिया कि अभी मुंबई या महाराष्ट्र की किसी भी शहर में डांस बार गुलजार नहीं होंगे, क्योंकि सूबे की सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत में हार कर भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो डांस बार को बंद करवाने के लिए नए कानूनी दांवपेच तलाश रही है। दरअसल आर पाटिल के दिमाग में बात बैठ कर चुकी है कि डांस बार की आड़ में देह व्यापार होता है, लड़कियों की तस्करी होती है। ये और बात है कि ऐसे गैरकानूनी धंधों के खिलाफ पहले से ही कानून है, जिस पर अमल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार को गलत नहीं माना, तो फिर बार बालाओं से क्यों खार खाई बैठी है महाराष्ट्र सरकार। मजबूरी के इस पेशे पर भी अब महाराष्ट्र सरकार की जिद का ऐसा ताला लटक चुका है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी खुल नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में डांस बार फिलहाल नहीं खुलेंगे, क्योंकि सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने वकीलों से सलाह मशविरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट है। डांस बार महाराष्ट्र में वापस शुरू नहीं होने चाहिए। उसके लिए जो लीगल प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो सरकार ने करनी चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होगा। सरकार अगर डांस बार बंद करना चाहती है तो उस प्रकार का आदेश ला सकती है, और साथ ही में शादियों में जिस प्रकार के डांस होते हैं उसको किस प्रकार से परमिट करना, उसके बारे में भी सरकार योग्य प्रकार का निर्णय कर सकती है। सवाल यह है, सरकार के पास इच्छा शक्ति है क्या? अगर इच्छा शक्ति होगी तो इसी अधिवेशन में ये सारी चीजें की जाएगी। इच्छा शक्ति नहीं होगी तो केवल भाषण दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने विधानसभा में बयान दिया है कि डांस बार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा या फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल होगी, ये कुछ दिनों में तय हो जाएगा। यानी बार बालाओं के इंसाफ की जंग अभी अंजाम तक पहुंचनी बाकी है। महाराष्ट्र सरकार, खासकर गृह मंत्री आर पाटिल उनकी दिक्कतों और दलीलों से पिघलेंगे, इसकी उम्मीद तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब 2005 में उन्होंने डांस बार बंद करने का फरमान सुनाया था, और बाद में महाराष्ट्र विधानसभा में बॉम्बे पुलिस अमेंडमेंट एक्ट भी पास करवा दिया। तब गृह मंत्री पाटिल ने दलील दी थी कि डांस बार से कई घर बर्बाद हो रहे हैं, पूरे राज्य में अश्लीलता फैल रही है, डांस बार के लिए लड़कियों की तस्करी की जाती है, डांस बार के मालिक लड़कियों का आर्थिक और शारीरिक शोषण करते हैं, डांस बार से देह व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बार बालाओं और डांस बार मालिकों ने तब महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बार बालाओं और बार मालिकों की दलील थी कि डांस बार बंद करने का फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि इससे उनके रोजी रोटी के मूलभूत अधिकार का हनन होता है। 12 अप्रैल 2006 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बार डांसरों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस फैसले से संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(g) का उल्लंघन होता है। इस तरह की पाबंदी होटल मालिकों और बार डांसरों के व्यवसाय करने की आजादी को रोकता है। ये उनका मूलभूत अधिकार है। लेकिन तब महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। करीब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बार बालाओं और डांस बार मालिकों के हक में फैसला सुनाया, तो एक बार फिर मुंबई के बार गुलजार होने की उम्मीद बंधी। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है उसमें ये तय किया गया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि बॉम्बे पुलिस एक्ट 1233A और 33B जो गैर संवैधानिक है, वो सही फैसला था। तो इसकी वजह से अभी ये निष्कर्ष होगा कि जो बार्स हैं और बार डांसर्स वो चालू कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर अपनी पुरानी जिद पर अड़ गई है। वो नैतिकता की दुहाई देकर डांस बार पर लगा ताला खोलने को तैयार नहीं है। इस जिद में ये सवाल भी नजरअंदाज हो चुका है कि ऐसी गैर कानूनी गतिविधियां रोकने के लिए सरकार के पास ढेर सारे कानून हैं। मुंबई पुलिस ने तो सोशल सर्विस ब्रांच भी खोल रखी है। ऐसे में डांस बार में चलने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के बजाय पूरा धंधा बंद कर देना कहां तक सही है। बार बालाओं का कहना है कि लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाले डांस बार के धंधे को कुछ गलत लोगों ने गंदा किया है।
इससे उन्हें इनकार नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि 2005 में डांस बार बंद होने के बाद करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 20 से 25 हजार रूपए महीना कमाने वाली 75,000 बार डांसर सड़क पर आ गयीं। महाराष्ट्र में डांस बार से जुड़ा 1500 करोड़ सालाना का कारोबार ठप हो गया। सरकार को भी राजस्व के नाम पर बड़ा घाटा हुआ। डांस बार से 30,000 रूपए महीना एंटरटेनमेंट टैक्स के बंद हुए। पुलिस को मिलने वाली 15,000 रूपए प्रति महीना लाइसेंस फीस बंद हो गई। 75,000 रूपए सालाना एक्साइज डिपार्टमेंट का घाटा हुआ। बीएमसी को टैक्स के नाम पर 23,000 सालाना की हानि हुई। सेल्स टैक्स को करीब 10,000 रूपए का चूना लगा। फिर चौतरफा नुकसान झेलकर भी महाराष्ट्र सरकार डांस बार बंद करने पर क्यों आमादा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद डांस बार के मसले को अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुकी है। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट जब इसको कानूनी शक्ल दे चुकी है या सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गैर कानूनी है, उसे फिर से उसे रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आखिरकार डांस बार को बंद करने के पीछे क्यों लगी हुई है और क्या ये उचित है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी, मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं बीजेपी नेता शाइना एनसी, जो मुंबई को बहुत अच्छी तरह से समझती भी हैं। सबसे पहले आंचल आपसे शुरुआत करता हूं, हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़ेंगे। मंजीत सिंह शेट्टी साहब जो कि जो डांस बार एसोसिएशन है उसके सचिव हैं, साथ ही साथ गीता शेट्टी जो कि खुद एक डांस बार में काम करती हैं, विद्या चौहान जो कि एनसीपी की महाराष्ट्र वुमेन विंग की प्रेसिडेंट और एमएलए हैं। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे और तर्क जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार का इसके पीछे क्या तर्क है। लेकिन आंचल, क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन एक रास्ता है लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन उस तरह से एंटरटेन नहीं होती है, तो क्या सरकार कानून में संशोधन का मन बना रही है? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो जिस तरह से आर पाटिल ने इशारा किया है, 2 ग्राउंड्स के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और महाराष्ट्र सरकार के इस कानून को खारिज किया था। एक तो ये आर्टिकल 14 यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी है। एक आर्टिफिशियल तरीके से सरकार ने ये कहा कि 3 स्टार और 5 स्टार एस्टेब्लिशमेंट्स में, जिमखानाज में, क्लब्स में तो डांसिंग अलाउड है, लेकिन जो ये डांस बार्स हैं वहां पे ये डांसिंग अलाउड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि देखिए, आप इस तरह के डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इन दोनों में फर्क नहीं कर सकते। और कोर्ट का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वहां पर ऑडियंस जो जाएगी, चाहे वो 5 स्टार में हो, 3 स्टार में हो, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बिल्कुल मॉरल तरीके से काम करेगी और लड़कियों के साथ कुछ ऐसा नहीं करेगी, और जबकि डांस बार्स में, इन डांस बार्स में जब लड़कियां नाचती हैं तो आप ये कहें कि ये पूरी तरह से डिप्रेविटी वाला एक्ट है। तो ये जो एक तरह से फर्क करने की कोशिश की गई थी महाराष्ट्र सरकार के, एक तो ये ग्राउंड था, और दूसरा राइट टू लाइवलीहुड का ग्राउंड था, यानी कि रोजी रोटी का जो अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये नहीं छीना जा सकता इन लड़कियों से। अब सरकार का ये कहना है कि अगर बंद कराना है हमें, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की चौतरफा आलोचना हुई और ये भी कहा कई लोगों ने कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं अच्छे से रख पाई, तो उसका एक नी जर्क रिएक्शन और सामने निकल कर आ रहा है जब वो ये कह रही हैं कि ठीक है, हम हर जगह पे बंद करा देंगे। ये तो चलिए आर्टिकल 14 आपने टेकन केयर ऑफ हो गया, लेकिन बड़ा सवाल कि जो ये लड़कियां हैं, 75,000 से ज्यादा लड़कियां अफेक्ट हुई हैं, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इनके रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ नहीं किया है। कई ऐसी लड़कियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, इनके एक पर्सनल अकाउंट्स हैं, इनका ये कहना है कि पहले तो हम सिर्फ नाचती थी, हम डांस करती थी इन बार्स में, लेकिन अब हमें मजबूरन रोजी रोटी के लिए प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया गया है और वैश्यावृत्ति करनी पड़ रही है। तो महाराष्ट्र सरकार इन्हीं लड़कियों की दुहाई दे रही थी, यही कह रही थी कि इनको बचाना है, इसलिए ये डांस बार्स बंद होने चाहिए, लेकिन इनको और ज्यादा गहरी दलदल में धकेल के अब एक और नीजर्क रिएक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अब बैकडोर तरीके से एक बार फिर से उसका उल्लंघन करने की कोशिश हो रही है। अपने आप में भी अवमानना का केस बनता है। शाइना, क्या कहेंगी आप, डांस बार खुलने चाहिए या बंद रहने चाहिए?
दीपक जी, पहले तो समझ लीजिए कि जो लोग जाते हैं डांस बाज पे, उनके परिवार के साथ क्या बीतती है। जहां एक तरफ आमदनी नहीं, वहां दूसरे तरफ पूरी आमदनी जो है डांस बार में वो खर्च करते हैं। ना सिर्फ वो डांस बाज में जो ट्रैफिकिंग होता है, जो प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स होते हैं, और जब महाराष्ट्र के सरकार ने ये कहा था कि हम ये बैन करने वाले हैं, तो हमने संघर्ष की थी कि ये लड़कियां जो बेरोजगार हो जाएं, ताकि वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ना जाए, आपको रिहैबिलिटेट करना ही पड़ेगा और सही ढंग से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके जॉब्स देनी चाहिए, ताकि दोबारा उनको ये धंधे में न जाना पड़े। लेकिन जहां कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, जहां कोई सोच विचारधारा नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं वो सरकार से। तो रही बात, दो मुद्दे हैं यहां। एक है सोशल इम्प्लीकेशंस, जो परिवार बर्बाद होते हैं, जो ट्रैफिकिंग, ड्रग यूज, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा होता है डांस बाज में, ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है। जिस ढंग से हमने देखा है, बार बार के एडमिनिस्ट्रेशन के पुलिस फोर्स भी, कहीं कहीं सोशल सर्विस ब्रांच भी हैंड इन ग्लव है बार ओनर्स के साथ। तो ये जो अश्लीलता है, ये एक मुद्दा है समाज का। दूसरे तरफ एक मुद्दा है कि जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति और जहां सरकार को सक्रिय रूप से जो कदम उठाने चाहिए थे, वो भी उन्होंने नहीं उठाया। तो ये कोई एक ऐसा सिचुएशन बन चुका है जहां वो लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है, जहां सरकार उनको जो कदम उठाने चाहिए थी अच्छे समाज के लिए एंड टू क्लीन अप द सिस्टम, वो भी नहीं कर पाए। तो आई थिंक इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर इन टोटो। नहीं, एब्सोल्यूट फेलियर तो है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए? क्योंकि ब्लैक मनी का इस्तेमाल अगर डांस बार में होता है तो आम चुनाव में भी होता है। चाहिए जी। देखिए दीपक जी, मैंने बहुत सारे गंभीर मुद्दे उठाए जो आपने बाईपास किए। बाईपास जो आपको लगता है कि ट्रैफिकिंग बड़ा मुद्दा नहीं है, जो आपको लगता है कि ड्रग यूज बड़ा मुद्दा नहीं है, जो आपको लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन बड़ा मुद्दा नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आता मैं किस शब्द में आपको समझाऊं कि हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी जरूर ये संघर्ष करेगी, रिव्यू पिटिशन से लेके यहां तक कि डांस बार्स खुलने नहीं चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में जो अश्लीलता जो फैलती है, जो सरकार के अंदर कोई विजन प्लान तो है ही नहीं, तो वहां जहां समाज में हम चाहते हैं कि अश्लीलता न फैले, वहां एक जिम्मेदार ऑपोजिशन होने के नाते हम जरूर संघर्ष करेंगे, लीगल ओपिनियन लेके। हमारे एमएलएज ने आज भी ये मुद्दा उठाया है विधान भवन में कि हम देखेंगे कि डांस बार दोबारा न खुले। चलिए, आप देखेंगे कि डांस बार दोबारा ना खुले, लेकिन आपने कई सारे गंभीर मुद्दे उठाए। प्रोस्टिट्यूशन मुंबई में शायद देश में सबसे ज्यादा होता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनाव के अंदर भी होता है। तीसरा, अगर मैं इसके सोशल इम्प्लीकेशंस की बात करूं तो ड्रग यूज और ड्रग एब्यूज और एल्कोहल की जो बात कर रही है मुंबई की पार्टियों में आम है। अगर मैं अश्लीलता की बात करूं तो ये भी कहा जाता है कि फिल्में और टेलीविजन दोनों अश्लीलता परोसते हैं। लेकिन मैं रेखा अग्रवाल जी के पास जाऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। शायना जी, रेखा जी, क्या आप शायना जी के तरफ से सहमत हैं? जो परिवार बर्बाद होते हैं उसके साथ क्या? परिवार लॉटरी में भी बर्बाद हुए हैं, परिवार अल्कोहल में भी बर्बाद हुए हैं, परिवार और भी कई कारणों से बर्बाद हुए हैं। तो लेकिन क्या लोगों से उनके जीने का जरिया छीना जा सकता है? उस हिसाब से दीपक जी, एक मिनट, क्या ये सब करके जीते हैं जिंदगी? बाकी लोगों की जिंदगी आप बर्बाद करते हैं, परिवार के लोग की जिंदगी, आमदनी सब बर्बाद करके जो आप अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहते हैं, तो फिर हमें नहीं, स्वार्थ नहीं है शायना जी, स्वार्थ नहीं है। रेखा जी के पास जवाब है शायना जी, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। देखिए, मैंने आपने सवाल किया था दीपक जी कि क्या मैं शायना जी की जो बात है उसके साथ एग्री करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मुझे इसको कहने के अंदर ना कोई झिझक है, ना कोई शर्म है। एक औरत होने के बावजूद मैं फिर भी ये जो बार्स में जो डांस करने वाली लड़कियां हैं उनका समर्थन करती हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ। देखिए, जितने भी मुद्दे, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि शायना जी ने जो मुद्दे उठाए मैं उनको साइडलाइन कर रही हूँ या मैं उनको इम्पोर्टेंट इश्यूज नहीं
मानती। और जो उनका जवाब था वो दीपक जी खुद दे चुके हैं। जहां पर भी हम समाज में होते हुए कुकर्मों की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे उन्होंने बात करी प्रोस्टिट्यूशन की बात करी, मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी, ड्रग अब्यूज की बात करी, अश्लीलता की बात करी, ये जो सारे के सारे कुकर्म है जो हमारे समाज के अंदर होने हैं, जो जिन्हें हमें रोकना चाहिए। इस बात में चाहे वो भले वो कोई भी दल हो, भले वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, जो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी इस बात से अलग नहीं होगा कि हाँ ये बात गलत है, क्या इन चीजों को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। पर सबसे पहले आप किसी की जीविका रोकने के पहले कम से कम ये तो सोचिए कि आप तो एक तरफ से आप उनकी जीविका रोक रही हैं, पर उससे पहले बेटर ये नहीं होगा कि ये जो कुकर्म जहां पर हो रहे हैं उसको वहां पर रोकिए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कहीं पर ब्लैक मनी एक्सचेंज हो रहा है, आप उसको रोकिए। समाज के अंदर अश्लीलता हो रही है तो अश्लीलता बहुत जगह हो रही है। ऐसी गंदी गंदी फिल्में आती हैं, ऐसे गंदे गंदे सीरियल्स आते हैं जिनको हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, जो जहां पे और जो हमारे इसमें जो ड्रग्स की जो होती है मिसयूज होता है। बॉम्बे के अंदर जो खासकर रेव पार्टीज होती हैं, आए दिन हम अखबार के अंदर पढ़ते हैं कि यहां पर रेड हुई और रेव पार्टी के नाम पर एक नया आजकल चलन चला है समाज के अंदर, वो भी बॉम्बे जैसे शहर के अंदर ये रेव पार्टीज होती है। दिल्ली में तो इतना नहीं सुनते कि ऐसी रेव पार्टीज होती हैं, तो बॉम्बे के अंदर ही खासकर जहां पर इस तरह के गलत काम होते हैं, समाज के अंदर का युवा पीढ़ी हमारी खराब हो रही है। तो भले वो बंबई की हो, भले वो दिल्ली की हो और कहीं कर भी हो, समाज में हमको इन सारे गलत कामों को रोकना है। इसको टोटली बैन करने की जगह उसका एक हमें विकल्प निकालना चाहिए, और वो विकल्प ये हो सकता है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जहां पर आपको फंडामेंटल राइट मिला है, आपको मूल अधिकार मिला है कि आप अपनी जीविका को अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो, उसमें स्वार्थ नहीं है। शाइना जी, मुझे अफसोस है कि आपने इतना कठोर शब्द यूज करा, स्वार्थ। अपना जीविका कमाने के लिए अगर कोई लड़की ये काम करती, कल तो फिर आप वेश्यावृत्ति को भी कहेंगी कि जो लड़की जो वेश्या बनती है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। नहीं, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कर रही है। और उसको एक मिनट शाइना जी, मुझे अपने बात को कंप्लीट करने दीजिए। अगर एक मिनट शाइना जी, सिर्फ एक मिनट में आप और लूंगी कि अगर लोग बार में जाकर आपको लगता है कि ये सारे गलत काम हो रहे हैं, तो आप गलत काम वहां पे होने से रोकिए। इस तरह की अश्लीलता अगर होती है तो उसको रोकिए, अगर वहां पे ड्रग यूज होता है तो उसको रोकिए। आप उसको कंट्रोल करके एक सिस्टमैटिक तरीके से डांस बार्स का भी कर सकते हैं, जैसे पहले होता था। आजकल दिल्ली में या बड़े शहरों में आजकल हम कम सुनते हैं, कैबरेज होते थे। वो कैबरेज क्या होते थे? दिल्ली में तो खासकर बहुत ही प्रचलित था, यहाँ पे बड़े बड़े होटल थे, जिनका अगर मैं कुछ नाम लूं तो लीडो होटल एक था जिसमें मशहूर था कि यहाँ पे हमेशा कैबरे होता। तो वहां पे जो कैबरे होता था, जिनको देखने के लिए लोग समाज के अच्छे लोग भी जाते थे, और जो लोग नहीं कमा सकते शायद वो अपना पैसे जोड़ के भी जाते थे। तो क्या वो वहां पे कोई अश्लील हरकत करने को जा रहे हैं? कैबरे देखना एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। उसी तरीके से बार में प्रदर्शन कर अगर कोई नाचता है और किसी युवक का उससे अगर मनोरंजन होता है, तो आप उसको गलत सेंस में मत देखिए, और ना ही आप उसको डांस करने वाली को ये कहिए कि वो स्वार्थी है। जो वो कर सकती है वो कर रही है। मैं एक वकील हूँ, मैं वकील का पेशा करती हूँ, आप एक नेता है, आप नेता का पेशा करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो स्वार्थी है और इस तरीके से वो काम कर रही है, और उन्हीं की वजह से सारे के सारे गलत काम हो रहे हैं? बेटर होगा कि आप पब्लिक कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो एक सरकार को करने का अधिकार है, आप उसको करिए ना। आप कहां से आप उनकी उसको टोटली उसको आप उसको निप इन द बट करिए। जहां पे गलत काम शुरू होता है उसको रोकने की कोशिश करिए, ये नहीं कि टोटल बैन कर दीजिए और इन लड़कियों को और मजबूर करिए। देखिए, ये एक वास्तविकता हमको एडमिट करना पड़ेगा कि आखिरकार जो लड़कियां जो बार बालाएं इनमें नाचती हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं करती हैं। वो अनफॉर्चुनेटली आपकी तरह और मेरी तरह इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो किसी वहां पे किसी दल की वो नेता बन जाए, या किसी कोर्ट के अंदर जाके वो वकालत करे, या आंचल जी की तरह किसी मीडिया के अंदर वो बोले। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है लड़कियां, उनको इतना ही आता है कि वो नृत्य करके, आप उसको नाचना कह सकते हैं, अगर आप उसको एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करेंगे तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो नृत्य करती हैं। नृत्य करके वो अपनी जीविका कमाती हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। ठीक है रेखा जी, अब एक वर्ड शाइना का लेते हैं। शाइना ने काफी देर से आपकी बात सुनी है। दीपक जी, मैंने कहीं नहीं कहा कि बार डांसर्स स्वार्थी है। मैंने कहा कि जो लोग वहां जाते हैं और अपने परिवार को दुख देते हैं वो स्वार्थी है। तो प्लीज समझ लीजिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट।
ओके, स्टैंड मैंने करेक्टेड। कहीं नहीं कहा कि ये लड़कियां को मौका नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के प्रति हमें करना चाहिए था वो बार डांसर्स के लिए, वहां हम फेल हो गए हैं। जहां मुद्दा उठता है, इतने सारे परिवार से आप बात कीजिए जिनके लोग, जिनके मर्द जाते हैं ये डांस बाज पे, पैसा लूटते हैं, दारू यानी कि जो ड्रग्स एक तरफ तो है ही, लेकिन जो अल्कोहल का नशा है, जो आप मानते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति वही कर सकता है जो वो चाहता है या जो वो चाहती है, तो समाज किस दिशा में जा रही है। और जब हम बात करते हैं कि जब महाराष्ट्र सरकार ने ये तय किया था कि ये बैन करना था, तब बहुत बड़ा चर्चा हुआ था कि मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं क्या। लेकिन जो अश्लीलता को आप कॉम्बैट करना चाहते हैं और जो आप सही ढंग से इच्छा शक्ति दिखाएं ताकि समाज में परिवर्तन आए, तो उसमें मुझे लगता है कि सभी को स्वागत करना चाहिए। कौन कह रहा है कि ये लड़कियों को काम नहीं मिलना चाहिए या फिर ऑप्शंस नहीं मिलने चाहिए, लेकिन बार बार यही मुद्दा होता है कि एक तरफ है सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन जो होता है, सोशल पुलिसिंग जो होता है, और दूसरी तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हमें देखने नहीं मिल रही है। लेकिन शायना जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतनी अच्छी तरह और नजदीक से जानती हैं बॉलीवुड को, ये जो बार डांसर है उन्हीं के गानों पे नाचती हैं। शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई और फेविकोल, जितने भी गाने आपने सुने हो ये उन्हीं गानों पर नाचती हैं जो बॉलीवुड वाले बनाते हैं। आप उनको अश्लील नहीं कहती हैं, इनके नाचने को अश्लील कहती हैं। तो आप उनको अश्लील नहीं कहती, इनके नाचने को अश्लील कहती हैं। हमने चोली के पीछे क्या आता है, अगर उस पर बार डांसर नाचेगी तो वो अश्लील है। सुनी, जहां भी दीपक जी, जहां भी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमेन, जहां गंदी शब्दों से या गंदे नजर से महिला को एक ढंग से दिखाते हैं, वहां जहां हमें संघर्ष करना चाहिए हम हमेशा करते हैं। लेकिन जिस अंदाज से आप ये डिबेट को ट्रिवियलाइज करते हैं, शायद आपको बहुत पसंद है डांस बार जाना, क्योंकि जिस ढंग से आप बार बार बोल रहे हैं कि क्या ये नहीं होता है, क्या वो नहीं होता है, तो समाज में जो गलत और खराब होता है उसके प्रति हम आंदोलन या संघर्ष नहीं करें, तो क्या हम यानी कि एक विपक्ष के नाते हमारा फर्ज निभा रहे हैं? शायना जी, मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से किसी डांस बार जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं अपना स्टैंड यहाँ साफ और करेक्ट कर दूं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी को आजीविका नहीं दे सकते तो आपके पास आजीविका छीनने का हक भी नहीं है। विद्या चौहान जी, आपने गीता से आजीविका छीनी, बगल में ये सवाल आपको विद्या जी से पूछ रहा हूं मैं, लेकिन आपने उनको ऑल्टरनेट नहीं दिया। क्या मुंबई में प्रोस्टिट्यूशन बंद हो गया? क्या फिल्मों में अश्लीलता बंद हो गई? क्या डांस नंबर्स बंद हो गए? आप उन्हीं गानों पर ये नाचती हैं जो बॉलीवुड वाले बनाते हैं। ये अश्लील हो गई, कैटरीना कैफ अश्लील नहीं हुई। जी देखिए, आपकी जो बहस है ये गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है। मैं जरा अपना यहाँ पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। बिल्कुल रखिए विद्या जी, विचार रखने के लिए बुलाया हमने आपको। यहाँ पर जो अग्रवाल, यहाँ पर जो मेरे रेखा अग्रवाल जी है, इन्होंने ये बताया कि गंदी फिल्में, रेव पार्टी, सीरियल फिल्में, ऐसे गंदे काम जो होते हैं, इससे ये डांस बार भी इसी लिस्ट में आते हैं। कोई गलत नहीं है, तो आप फिल्में बंद कर दीजिए ना। फिल्म में कोई देखना मुंबई में फिल्मों की शूटिंग बंद कर दीजिए विद्या जी। सर्टिफिकेट होता है और वो पैसे का टिकट लेके वहां पर जाता है। लेकिन डांस बार में जाने वाला जो आदमी होता है वो नोटों की गड्डियां लेके जाता है और वो लड़कियों के ऊपर वो नोटों की बरसात करता है। इसके लिए हमें ऑब्जेक्शन है। हमें ये है कि जो पुरुष यहाँ पर जाते हैं, जो लड़के यहाँ पर जाते हैं, वो हमारे घर के बच्चे हैं, वो हमारे जो महिलाएं हैं, घर गृहस्थी करने वाली महिलाएं हैं, उनके पति वहां पर अपने महीने की कमाई उड़ाने जाते हैं। यहाँ पर जो आपने मुद्दा उठाया कि ये लड़कियों का जो ये हो रहा है, तो हम लोग ये लड़कियों के खिलाफ नहीं है, लड़कियों के हक में बोल रहे हैं। यहाँ पर नाचने वाली जो लड़कियां हैं वो 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियां हैं और ऐसी लड़कियों को यहाँ शोषण किया जाता है।
यहाँ कौन सी लड़कियां आती है? गरीब तबके की लड़कियां आती है, कई राज्यों से, बांग्लादेश से ऐसी लड़कियां आकर यहाँ नचाया जाती है। ये पैसे इन लड़कियों को नहीं मिलते, ये होटल मालिक जो बार डांस चलाते हैं उनको इनकी आधी कमाई मिलती है। आपने कुछ बताया कि 15 करोड़ का ये बिजनेस आपने ये कर दिया, इसका नुकसान कर दिया, तो कई फैमिलीज है जिनके रोजाना घर खर्चे के पैसे हैं, जिनके घर गृहस्थी यहाँ चलती है, ऐसे पैसे यहाँ पर उड़ाए जाते हैं। कई लोगों ने मुंबई में, पनवेल में, पुणे और आगे सांगली तक के कई यहाँ पर जो कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, वो मजा करने के लिए, डिनर के लिए होटलों में जाते थे और ऐसे बार गर्ल्स के ऊपर पैसे उड़ाने का उनको धंधा हो गया था, उनको शौक लग गया था। तो ऐसे पनवेल से लेके पुणे तक ऐसे एक्सीडेंट्स के मामले भी बहुत बढ़ गए थे, कई लोगों की डेथ भी इसमें हो चुकी थी। हम लोग इन लड़कियों के खिलाफ नहीं है। अगर ये 75,000 लड़कियां हैं तो शासन ने ये कहा था कि अगर किसी को काम करना है, कोई अगर काम करना चाहती है तो हमारे यहाँ अपने नाम रजिस्टर करे। लेकिन 75,000 में से 5 लड़कियां भी नहीं आए कि हमें काम चाहिए, क्योंकि ये इनका जो बार में नाचना है वो शाम के टाइम यहाँ पे आने का, मेकअप करने का, गंदे गाने गाने का, उसके ऊपर ठुमके लगाने का, और उसमें बड़े बड़े होटल में अच्छा खाना मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं। तो वो नौकरी 15-20 हजार की नौकरी एक दिन में 15-20 हजार कमाने का गवर्नमेंट किसी को नहीं दे सकती। यहाँ पर मैं स्लम्स में काम करती हूँ, ऐसे कई लड़कियां हैं जो अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाती है। ऐसे मेहनत करने वाली लड़कियों को शासन और कोई भी समाज में काम मिल सकता है, लेकिन ये लड़कियों को ऐसे काम नहीं चाहिए। गीता, क्या आप वाकई काम मांगने गई थी? और आप ये बताइए कि क्या सरकार ने किसी भी तरह की कोई मदद की? और जब से डांस बार बंद हुई है तब से आप क्या कह रही हैं? आप अश्लीलता फैलाती हैं, आप गंदे गानों पर ठुमके लगाती हैं, आपको एक दिन में 15,000 रुपए कमाने की आदत हो गई है, ये कहना है विद्या जी का, जो कि एनसीपी की महिला विंग की अध्यक्ष है। सबसे पहली बात तो ये आवाज घूम इको आता है, हमारी आवाज आता है। चौरसिया जी, हेलो जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं अभी ठीक करवाता हूँ, मैं ठीक करवाता हूँ, अभी ठीक करवाता हूँ। गीता, आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है कि जैसे इन्होंने कहा कि गंदे गाने गाती है, गंदे गानों पे ठुमके लगाती है, तो वो गंदे गाने हमने कोई अपने आप से नहीं बनाए हैं, और गंदे गानों पे ठुमका लगाना हमने बॉलीवुड से ही सीखा है। और जहाँ तक ये इनका कहना है कि रोज के हम 15 से 20 हजार रुपए कमाते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है कि इन्होंने कहाँ देखा कि हम रोज अगर 15 से 20 हजार अगर एक बार वाला कमाती, तो आज की तारीख में जब से डांस बार बैन हुए एक एक लड़की वेश्यावृत्ति करने के लिए खड़ी नहीं होती। क्या सरकार का वहाँ पे ध्यान लगा है? नहीं लगा है। 8 सालों में अधिवेशन आया था या नहीं आया था? शायद आया था। वहाँ पे कहीं भी इनको यहाँ ये नहीं लगा कि हमने एक नारी जाति, मतलब एक स्त्री का इतना बड़ा मतलब ये किया। शोषण कहाँ नहीं होता है? शोषण स्त्री का हर जगह होता है। हम उस पे भी नाराज नहीं है, ठीक है, आप हमको अश्लीलता पे डांस करके बोलते, अश्लील बोलते, वेश्या बोला गया, सब कुछ हमने सहन किया, ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर जहाँ तक हमारी रोजी रोटी छीनी गई, वहाँ पे इनको एक बार सोचना चाहिए था कि इस वर्कर को मैंने अगर इनका काम रोजी रोटी छीनी है, तो एक भी अधिवेशन में इनका मुद्दा उठा के कि हमारी महाराष्ट्र की लड़कियां कहाँ गई, क्या काम कर रही, इनको रोजगार मिला या नहीं मिला। आप वहाँ पे बैन लगाइए जहाँ गलत काम होता है। हम नहीं बोलते कि नहीं होता, होता भी होगा, शायद होता भी होगा। आप वहाँ पे रोक लगाइए ना। पहले आपको हर टाइम बार डांसर ये क्या बात हुई? विद्या जी क्या जवाब देंगी इसका? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डांस बार गर्ल्स के खिलाफ हम लोग नहीं है। हम लोग यहाँ पर छोटी उम्र की लड़कियों का जो शोषण होता है उसके विरोध में है। अभी इन्होंने कहा कि 15 और 20 हजार हमें नहीं मिलते हैं, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये लड़कियां यहाँ नचाया जाता है लड़कियों को, और डांस बार के मालिक जो है वो पैसा कमाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे गुनहगार प्रवृत्ति के लोग भी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारा प्रोस्टिट्यूशन भी चलता है।
इन्होंने अभी कहा कि हम लोग अगर बार नहीं चलते हैं तो हमें मजबूर कर दिया अपने प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि 80 to 90% यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन भी चलता था और ये सब गलत काम न हो, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये लड़कियां पैसे कमाना चाहती है तो मेहनत का पैसा आज भी कई लड़कियां, कई औरतें समाज में कमाती है, गरीबी में रह के भी कमाती है, लेकिन इनको इस तरह से रहना, उनको ये आदत लगाई जाती है कि आप नाचो, पैसा कमाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छे ऐश करो, इस तरह से इनकी वृत्ति बन जाती है और उसके बाद वो 400-500 रुपए में कमाने के लिए वो तैयार नहीं होती। ये सच्चाई है। और यहाँ पर जो लड़कियों को नचाया जाता है वो गरीब तबके की, बाहर राज्यों से आई हुई ऐसी लड़कियां हैं जिनको यहाँ नचाया जाता है। कई औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी यहाँ पर मजबूरी से ये काम करती है, डांस का काम करती है और ये सब गलत चल रहा था। इसलिए महाराष्ट्र शासन ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी क्योंकि कई घर संसार इसमें उजड़ गए थे, बर्बाद हुए थे। कई कॉलेज जाने वाले लड़के अपनी शिक्षा छोड़ के इन लड़कियों के पीछे आवारगी करते थे और ये फर्ज है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और मुझे तो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं और कई स्टेट में ये बार नहीं चलते, दिल्ली जैसे शहर में ये बार नहीं चलते, सिर्फ मुंबई में और बेंगलोर में, कर्नाटक के कई जगह पे, तो बाकी राज्यों में ये बार नहीं चलते। फिर मुंबई के लोगों के लिए ही ये बार क्यों, ये मैं सवाल विद्या जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं इन डांस करने वाली लड़कियों पर। मैं इसका रिएक्शन जानने के लिए मनजीत सिंह सेठी साहब के पास चलूंगा जो कि बार एसोसिएशन, जो डांस बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं। मनजीत सिंह सेठी साहब, सबसे पहला सवाल, 3 आरोप हैं। 80% लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन करती हैं। महाराष्ट्र के बाहर की ज्यादातर लड़कियां हैं जिनको लाया गया है, जिनका शोषण होता है। पैसा पूरा बार के मालिक कमा जाते हैं, लड़कियों के पास कुछ नहीं आता और ये एक गंदा धंधा है जिसने कई घरों को बर्बाद कर दिया। जी, तीनों के तीनों आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इसमें कहीं भी जरा भी कहीं सच्चाई नहीं है। मैं एक चीज विद्या जी से और महाराष्ट्र सरकार से भी पूछना चाहूंगा कि बंबई में सबसे पहला डांस बार चालू हुआ नरीमन पॉइंट पे, जॉली मेकर 2 सोनिया महल के नाम से। जिस बिल्डिंग के ऊपर सीनियर मोस्ट काउंसिल राम जेठमलानी जी का ऑफिस है, उसी बिल्डिंग के अंदर मीडिया का ऑफिस है। आज वही, अगर कहीं वहां अश्लीलता थी और किसी ने कभी इन लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की। दूसरे मुद्दे की बात पे आ जाइए कि एक बार से इनकी अपनी फिगर्स ले लीजिए। इन्होंने कहा 345 रजिस्टर्ड लाइसेंस बार है हमारे पास। तो ये जो 345 बार लाइसेंस आपने इश्यू किए, ये 32 साल के एक दायरे के अंदर है, 32 साल लगे इसको। तो क्या आप 32 साल तक आप गलत धंधे के लिए लाइसेंस देते रहे? क्या आपको ये मालूम नहीं था कि ये डांस बार जो हो रहा है वहां क्या चल रहा है? नहीं था। तो इन द मिडल ऑफ नाइट 14 अगस्त 2005 को हम सब के सब क्रिमिनल हो गए। ये सारे जॉइंट हो, मुझे लग रहा है कुछ क्या कर रही थी, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। रेखा जी, आप एक पॉइंट रखना चाहती थी विद्या जी की बात। देखिए, जो विद्या जी ने कहा और शाइना जी ने कहा, मैं उनके जो उन्होंने समाज के बारे में जो गलत काम हो रहे उनके बारे में कहा, उससे मैं बिल्कुल भी डिफर नहीं करती हूँ। इस बात को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि विद्या जी ने मेरा नाम लेके कहा था कि जो अग्रवाल मैडम कह रही हैं। देखिए, एक औरत होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते और एक रिस्पॉन्सिबल वुमन एंड मदर एंड अ लॉयर होने के नाते, इन सारी अपने रोल्स को ध्यान रखते हुए मैं फिर भी यही सी बात को कहती हूं कि अगर आप बार बार उसकी दुहाई देते हैं कि समाज के अंदर गलत काम हो रहे हैं। आपने विद्या जी ने कहा कि हजारों रुपए जो है वहां पे लड़के लोग आके उछालते हैं।
आप क्यों नहीं, आप शायद आप जो हमारे बाकी स्पीकर्स हैं इस प्रोग्राम में, उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया टोटली कि मैं किस बात की बात कर रही हूं कि जब आप किसी को भी फंडामेंटल राइट देते हैं अपनी जीविका को कमाने के लिए, आप उसके साथ साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है, वो एक ओपन लाइसेंस नहीं कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, आपको उसको विद इन द पैरामीटर्स करना है कि जहां तक वो किसी के किसी और अधिकार का उल्लंघन नहीं करे, यानी कि उसके ऊपर एक नियंत्रण सरकार को रखने का राइट है। तो यानी कि अगर मैं डांस करके अपनी जीविका कमाती हूं तो महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार है कि वो मेरे मूल अधिकार के ऊपर नियंत्रण लगाएं कि आप इतने समय से इतने समय तक नाचेंगी, आप जो कमाएंगी उस आपके लिए उसको एक सैलरी मिलेगी, आपका जो है एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर रजिस्टर के अंदर आपका नाम मेंटेन होएगा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, आप कितनी सैलरी मिलती है ये बताई जाएगी। उसके साथ साथ आप जो उन लोग जो वहां पर डांस बार्स के अंदर आते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? आप अगर वहां पे लड़के लोग आते हैं और अगर वहां पे अपने घर की सेविंग्स को उड़ाते हैं, अपनी बीवी और बच्चों को ना भूखा मारते हैं, तो आप वहां पे उस बात को क्यों नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते कि वहां पे किस तरह के लोग आते हैं? क्या वो अडल्ट है सबसे पहले? हाँ, आप बताइए कि आप बॉम्बे की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे डांस बाज नहीं है। तो विद्या जी, मुझे आपको ये पॉइंट आउट करने के अंदर आपको ये बात का मालूम होगा, आप तो बॉम्बे की हैं, कि सबसे बड़ा जो वेश्यावृत्ति का जो अड्डा है ना, वो शायद इंडिया में बॉम्बे के अंदर ही है, और वो भी शहर के बीचों बीच। आप अगर बॉम्बे शहर के अंदर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लाल बत्ती के ऊपर अगर आपकी गाड़ी रुक जाए तो उसी रेड ट्रैफिक लाइट के ऊपर आप अपने परिवार वाले के साथ में बैठे होंगे तो आपको शर्म आएगी, क्योंकि साथ के अंदर जो कमाटीपुरा है जहां पर जो वेश्याएं हैं वो ओपनली दिन दहाड़े कस्टमर्स को बुलाती हैं। तो क्या जो महाराष्ट्र सरकार है, इतना बड़ा जो वेश्यावृत्ति का अड्डा सरकार के नाक के नीचे है, उसको नजरअंदाज कर सकती है? आज आप बात कर रहे हैं कि ना वेश्यावृत्ति की बात कर रहे हैं, ये तो एक ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है, आप उसको तो रोकने की कोशिश करिए। अगर आप कहते हैं कि आप जो बार में डांस करने वाली लड़कियां हैं उनका कहीं ना तो कहीं जाके पैरेलल वेश्यावृत्ति से कर रही है, तो वेश्यावृत्ति को ही रोकिए ना। कमाटीपुरा को आप क्या नजरअंदाज कर सकती है, जो सबके सामने है, किसी कोने के अंदर नहीं है बंबई के? विद्या जी जी देखिए, मैं अग्रवाल मैडम से बताना चाहती हूँ कि वेश्या व्यवसाय को हम लोग प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो रोकिए ना उसे, फिर पुलिस की उसको भी टोटली बैन। विद्या जी, आप उसको टोटली बैन कर दीजिए, जैसे छुड़ाया जाता है। विद्या जी, इसकी जानकारी आपने रखनी चाहिए। आप उसको फंडामेंटल राइट की बात कर रही है, संविधान के हक की बात कर रही है, की तरह कमाटीपुरा को भी बैन कर दीजिए। विद्या जी, अपने पति को, विद्या जी, डांस बार की तरह कमाटीपुरा को भी बैन कर दीजिए। उसको भी फंडामेंटल राइट है, उसको भी संविधान ने अधिकार दिया है। तो आप रोकिए। अगर हमारे बच्चे कमाटीपुरा को बैन करके बताइए और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने पेरेंट्स जो उनको पैसा देते हैं वो बार में दारू पीने में और लड़कियों पर अगर खर्चा करते हैं तो ये गलत बात है। हम हमारे बच्चों को, हमारी औरतें, हमारे मर्दों को अगर रोकना चाहती है तो ये हमारा भी फंडामेंटल अधिकार है, इसमें आप ये नहीं कर सकती। हम लोग कोई वृत्ति नहीं बढ़ा रहे। कामाटीपुरा अगर मुंबई में है तो उसको भी बंद होना चाहिए। व्यवसाय के ऊपर पुलिस की पाबंदी है, वहाँ पर कई बार रेड पड़ती है और कई लड़कियों को भी छुड़ाया जाता है। ये जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो डांस बार है वो यंगस्टर्स, खास करके यंगस्टर्स को, पीढ़ी को पूरी बर्बाद करने वाली है, और यहाँ के जो लड़कियां हैं उनके लिए हमें पूरी सिंपैथी है। मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों ने कुछ अच्छा काम करना चाहिए, जो समाज बिगाड़ने का काम कृपा करके किसी का घर बर्बाद करना, किसी बच्चे बर्बाद करना, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। और ये जो नृत्य, आपने नृत्य शब्द इस्तेमाल किया, ये नृत्य नहीं है, किसी कला का आविष्कार नहीं है, ये हिंदी फिल्मों के ऊपर ठुमके लगाना, तो हिंदी फिल्मों को बंद कर दीजिए ना विद्या जी। लोगों से हिंदी फिल्मों को बंद कर दीजिए जिसमें गाने बनते हैं, और लोगों की आदतें खराब करने का। कई मुंबई के कई मैरिड पर्सन्स ने अपने फ्लैट बेचकर अपनी पूरा दौलत इनके ऊपर लुटाने का काम किया है। कई औरतें जो शादीशुदा थी उनके घर संसार इन्होंने बर्बाद किए हैं। ऐसी लोगों को संविधान और फंडामेंटल राइट का नाम से आप प्रोटेक्ट मत कीजिए। रेखा जी, आंचल, मैं तो स्तब्ध रह गई हूँ, सॉरी, मैं तो एब्सोल्युटली स्तब्ध रह गई हूँ ये आर्ग्यूमेंट सुन के। आंचल, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? क्या ये अश्लीलता फैलाती हैं? क्योंकि आर्ग्यूमेंट जरूर आया होगा, ये भी आर्ग्यूमेंट आया होगा कि इसके चलते पूरा समाज। साइना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ,
सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों पर क्या कहता है? देखिए, बड़ी अजीबोगरीब सी चीज है कि महाराष्ट्र सरकार जब ये कानून लेके आई तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एनालाइज किया, उनका कहना है कि कानून तो आप ले आए, लेकिन जिस मंशा से लेके आए वो मंशा आपने बहुत बाद में जाहिर की कि भाई हम अश्लीलता को रोकना चाहते हैं। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि डांस की जहां तक बात आती है, नृत्य की बात आती है, ये तो अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये कैसे फर्क किया जा सकता है कि कटरीना नाचेंगी तो अभिव्यक्ति और ये बार डांसर्स जब नाचेंगी तो ये अश्लीलता है। तो अश्लीलता क्या बस इनके नाचने भर से हो जाती है, या फिर अश्लीलता को किस तरह से डिफाइन किया जाए? अश्लीलता क्या सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि ये 3 स्टार से कम के होटल्स में, डांस बार्स में है, और 3 स्टार से अबव है तो वो कहीं पे भी नहीं है? बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि उमंग फेस्टिवल होता है, जो कि पुलिस का फेस्टिवल, मुंबई पुलिस का फेस्टिवल है, वहां पे बड़ी बड़ी हीरोइंस आती हैं डांस करने के लिए, वहां पर नेतागण बैठते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बैठते हैं पहली रो के अंदर। तो वहां पर जब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस करती हैं या मल्लिका शेरावत करती है तो तब सब कुछ और ऐसे ही गानों पे नाच करते हैं। शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई। जी दीपक जी, हाँ बताइए शाइना जी, उसके बाद मुझे संजय जी के पास भी जाना है, इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से वो। दीपक जी बहुत ही संक्षिप्त में ये कहना चाहती हूँ कि मुद्दा ये नहीं है डांस को लेके, सिर्फ मुद्दा ये नहीं है कि हमारे पास ये महिलाओं के प्रति सहानुभूति है या नहीं है। तो मुद्दा क्या है, मुझे तो समझाइए। लेकिन मुद्दा ये जरूर है कि जैसे, एक मिनट समझ लीजिए, कि जैसे ये डांस बाज में आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स हो, या फिर ड्रग अब्यूज हो, या फिर प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स, या फिर बच्चियों और महिलाओं को जिस ढंग से ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं, वहां रैकेट्स जो चलते हैं, वहां जिस हिसाब से परिवार बर्बाद होती है। एक मिनट आप मुझे खत्म करने दीजिए। नहीं, वो एक वैलिड पॉइंट बोल रही हैं। इसलिए हमने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का सबूत नहीं पेश कर पाई महाराष्ट्र सरकार। रिप्रेजेंटेशन जो था सरकार के तरफ से जरूर कमजोर था। और हम क्यों रिव्यू पिटीशन के बारे में बात कर रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं कि देखिए कि ये टोटैलिटी जो है, जहां समाज में जो आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो आप अच्छे, विद्या जी ने एक चीज बिल्कुल सही कहा कि इतने सारे परिवार हैं जिसके मर्द उनके बीवियां को छोड़ के अलग अलग घर में उनका पूरा काम तो छोड़िए, लेकिन इतना पैसा खर्च किया है, युवा जो बर्बाद हो चुके हैं ये डांस बाज में। तो आपको टोटैलिटी में देखना पड़ेगा। कोई नहीं कह रहा है कि ये लड़कियों के प्रति सहानुभूति नहीं है। हम सब चाहते हैं कि उनको रिहैबिलिटेट हो, उनको मौका मिले काम करने के लिए। आज मैं गीता जी को पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ऐसे ही डांस बार में जाके पैसा कमाए या एक अच्छी नौकरी कमाए, एक अपने बलबूते पे देखे कि वो आत्मनिर्भर हैं, ताकि उनको ऐसे मर्द के ऊपर रिलाई ना करना पड़े? और रही बात, जब एक समाज में आप रहते हो, जब रेखा जी बार बार कहती है कि आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपके फंडामेंटल राइट के हिसाब से आप ड्रग एडिक्ट भी बन सकते हैं, आप प्रोस्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, आप आपके परिवार को भी बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जो सरकार ने कदम नहीं उठाया, तो उस सरकार से आप क्या इच्छा शक्ति की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? So I think you need to view it in totality. It's not just about dancing. It's about all the parallel activities that go on in this den of illegality. जहां पुलिस भी एक हिस्सा है दीपक जी, जहां आप समझ लीजिए, जहां पुलिस भी हफ्ता लेती है, जहां पुलिस भी, आप पॉलिटिशियन भी हफ्ता लेते थे कि रजिस्टर्ड बार लाइसेंसेस आपकी सरकार रही है, इतने सारे पॉलिटिशियन भी हफ्ता लेते थे, गलत है तो गलत है, गलत है। पॉलिटिशियन भी हफ्ता लेते थे डांस बार वालों से, गलत है। आज हम संघर्ष देखिए आपकी भी सरकार रही है 5 साल जाना है, तो जो आपको कहना है आप कह सकते हैं, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। ये हकीकत है, पूरा देश जानता है। उम्मीद करते हैं गृह मंत्री से और सरकार से कि जहां आप देखें कि परिवार और लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आप आज सिर्फ डांस बार के बारे में, लड़कियां के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो परिवार में एक माता है, एक पिता है, बच्चे हैं, भाई बहन सभी बर्बाद जो हुए हैं, उनके प्रति आपने ब्लिंकर्स लगाया है। आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है। शायद
आप गलत समझ रही हैं। जिस पॉइंट को हम आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल ये है कि किसको खत्म किया जाए। संजय खोड़के जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यहां पर यह बनता है कि आपकी सरकार कई बार रही, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार जी, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, लगातार महाराष्ट्र के अफेयर से जुड़े रहे। उनके टाइम डांस बार को लाइसेंस मिलते रहे, डांस बार बनते रहे, फलते फूलते रहे। लेकिन अब एकाएक आप लोगों को लगता है, आर पाटिल साहब को एकाएक लगता है कि ये सब गलत है, जो आज तक हुआ सब गलत हुआ, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, और इसके लिए वो कानून में भी फेरबदल को तैयार है। ऐसा रातों रात उनके दिमाग में ये अंतरात्मा की आवाज का परिवर्तन क्या आया? नहीं, रातों रात परिवर्तन आने का सवाल नहीं है। मंजीत जी सेठी जी ने कहा था कि ये सब होटल डांस बार 30 साल की बाद में पूरे हुए हैं, लेकिन ये 30 साल में उसमें जो बदलाव है, गृह विभाग का एक रिपोर्ट है कि ये डांस बार की वजह से बॉम्बे का क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है, और समाज में जो उसके वजह से लड़कियों पूरे घर बर्बाद हो गए। वो बर्बाद होने के बाद में हाउस में दोनों पक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग और सरकार पक्ष के लोग, ये सबने मिलकर उसके ऊपर पाबंदी लाना चाहा। जब कोई भी विषय विधानसभा में आता है, वो एक आदमी के थ्रू नहीं आता है, वो समाज में जो चल रहा है, वो समाज से जो फीडबैक मिलता है, वो फीडबैक के थ्रू आता है। और समाज में से जो फीडबैक मिला है कि इससे बहुत से घर बर्बाद हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो उसके बाद में इसमें तब्दीली लाई गई है। और ये आर पाटिल या एक गृह मंत्री या एक सरकार का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है। और ये समाज का विषय आर पाटिल गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने लाया है, और ये किसी एक का विषय नहीं है। शरद पवार साहब जब भी थे, उन्होंने परमिशन दिया होगा या किसी ने भी दिया होगा, तो उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और वो क्राइम रोकने के लिए और वहां की जो गंदगी है वो रोकने के लिए ये समाज में से आई हुई आवाज से ये डांस बार बंद का निर्णय हुआ है। हाँ, हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डिसीजन दिया है, वो डिसीजन में जरूर कुछ तब्दीली करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी अभी जो हाउस चल रहा है, हाउस के टाइम ही वो डिसीजन आया है। तो आर पाटिल साहब ने वो हाउस में उसके लिए रिव्यू पिटीशन के लिए चर्चा करने की बात कही है, और रिव्यू पिटीशन करने की सरकार की शायद संभावना है। और उसके लिए हाउस में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट लगा, उसी दिन हाउस ने और एक बार खड़े होकर सबने उसको पाबंदी लाना चाहिए ये कहा। और टोटल लोग जब पाबंदी लाने की बात करते हैं, वो खुद नहीं करते, समाज में उसका इतना बड़ा प्रभाव है, उसके लिए वो बात करते हैं। समाज के प्रभाव के चलते, समाज से फीडबैक मिला। मुझे लगता है कि समाज से अगर ये फीडबैक मिला, तो समाज से लेट फीडबैक कैसे मिला शिवसेना और माफ कीजिएगा एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर मेरे साथ मंजीत सिंह सेठी जुड़े होंगे तो मैं उनसे एक सवाल लूंगा। सेठी जी हमारे साथ आ गए। सेठी जी, आप हाथ उठा रहे थे। संजय खोड़के जी ने कहा कि आप में जो बदलाव आया, समाज से जो फीडबैक मिला, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया है, रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। क्या यही वजह है फैसले की या कोई और? मैं एक सारी चीज मैं कहता हूं सबकी सब लगता है मंजीत सिंह सेठी साहब से हमारा संपर्क फिर टूट गया है, कुछ कनेक्टिविटी की दिक्कत है, सैटेलाइट की दिक्कत है। रेखा अग्रवाल जी, क्या ये तर्क आपको ठीक लगते हैं कि रातों रात सब कुछ बदल गया? बिल्कुल लगता है रातों रात ही सब कुछ बदल गया। उसके पीछे क्या राजनीतिक मोटिव्स थे, वो तो मैं उसमें नहीं जाना चाहती, पर वाकई के अंदर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से ये हुआ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ इसके ऊपर। विद्या जी, एक आखिरी सवाल आपसे। विद्या चौहान जी, एक आखिरी सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि आप अगर बंद करती हैं तो इन 75,000 लड़कियों की पेट पर लात नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी कैसे देती हैं? क्योंकि अभी तक तो पड़ रही है। जी, बार बार आप ये जो बता रहे हैं, लड़कियों के खिलाफ हम नहीं है। अगर लड़कियां सही ढंग से काम करना चाहे तो उन्हें आज भी समाज में रोजगार मिल सकता है।
लेकिन ये जो काम सरकार नहीं दिलाएगी, ये समाज में अश्लीलता फैलाने का है। अगर यहाँ ये लड़कियों अब दिखा रहे हैं तो ये अपना चेहरा क्यों ढक रही है? नहीं ढका, गीता ने अपना चेहरा नहीं ढका है। कमाटीपुरा में जो औरतें अपने शरीर विक्रय करती है वो ना ही अपना चेहरा छुपाती है ना ही अपना शरीर छुपाती है। फिर ये लड़कियां अगर अच्छा काम कर रही है तो ये चेहरा क्यों ढक लेती है? गीता ने चेहरा नहीं ढका है, आप शायद टीवी नहीं देख पा रही है। अगर ये लड़कियों को मेहनत का काम करना है तो सुनिए, कोई भी मेहनत का काम मिल सकता है, लेकिन इनको मेहनत नहीं करना है। शाम के 7 बजे से 12 बजे तक डांस करना और भरपूर पैसा कमाना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, ऐसी इनकी आदतें हैं। और आप फिल्मों के बारे में कहती है तो मुन्नी बदनाम हुई, चाहे और भी कोई भी गाने हो, गंदे गाने, हम लोग सेंसर बोर्ड को भी हमेशा कहते हैं, मैं खुद सेंसर बोर्ड की मेंबर थी, कि ऐसे अश्लील गाने यहाँ फिल्मों में भी नहीं होना चाहिए। आज जो घर घर में सीरियल बन रहा है, टीवी पे आ रहा है, हमने ऐसे सीरियल्स भी, इनके ऊपर भी कुछ कहीं न कहीं बंदी होनी चाहिए, जो गलत औरतों को गलत इस चित्र यहाँ समाज में फैलाने का काम करती है। विद्या जी, आंचल ने भी कहा, जब मुंबई पुलिस का एनुअल कार्यक्रम होता है तो शीला की जवानी पर वही कैटरीना कैफ ठुमके लगाती है और वही आर पाटिल साहब बैठ के वहां ताली बजाते हैं उस पर। नहीं, ये गलत बता रहे हैं आप। यहाँ पर टेलीविजन पर आता है मैडम, टीवी पर आता है सब। लगाने वाली बात कोई आर जी, देखिए इसमें आप खाम का आर पाटिल का नाम यहाँ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है विद्या जी से भी संपर्क टूट गया। शायना, आखिरी कमेंट मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है प्लीज। उसको भी कहीं न कहीं टीवी के ऊपर दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्में हैं ये ए सर्टिफिकेट की फिल्म है और ये मुन्नी बदनाम हुई ए सर्टिफिकेट की फिल्म नहीं है। विद्या जी, मैं आपको बता दूं, मुन्नी बदनाम हुई जिस फिल्म में गाना है वो ए सर्टिफिकेट की नहीं है। दीपक जी शायना, दीपक जी, नृत्य यानी कि कला आपको बताना और क्रिएटिविटी, सेंसर बोर्ड को जो एडल्ट फिल्में हैं वो दिखाने के लिए सिर्फ थिएटर में परमिशन दी जाती है, टीवी चैनल के ऊपर नहीं। अगर टीवी चैनल पर भी आती है, मुझे लगता है टीवी देखती नहीं है। सर्टिफिकेट पे फिल्में दिखा सकते हैं, टीवी पर भी आती है। लेकिन कई गाने जो होते हैं सेंसर बोर्ड के जो इस तरह से होते हैं, इनको सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं इन्होंने उनको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन कई सेंसर बोर्ड के मेंबर जो है वो फिल्म से जुड़े हुए हैं, भले ही शर्मिला ठाकुर उसकी चेयरपर्सन थी, आशा पारेख चेयरपर्सन थी, जिन्होंने खुद ऐसे गाने किए हैं, तो उन्हें उसमें कुछ अश्लीलता नजर नहीं आती। अश्लीलता जो है समाज के कुछ ऐसे लोगों को सेंसर बोर्ड पे होना चाहिए जो इसका सही न्याय इसको दे सकते हैं। शायना, क्लोजिंग 30 सेकंड है मेरे पास, 30 से 20 रह गया। दीपक जी, कला, नृत्य, क्रिएटिविटी का एक एक्सप्रेशन, एक ट्रेडिशनल फॉर्म भी है। जो आपको लगता है कि एक महिला बहुत ही कम कपड़े पहन के अश्लीलता अपने चेहरे को ढाक रही है और नाच रही है, और एक आदमी उनके ऊपर पैसा फेंक रहा है और ये इसमें आपको कला दिखती है, तो मुझे लगता है कि आपके देखने की नजर में भी कुछ गलती है। कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि जो समाज को मजबूत बनाना है, जो समाज का जो सोशल और मॉरल फैब्रिक है, उसके ऊपर एक ढंग से निगराह रखनी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा। वाह शायना जी, अगर कैटरीना करे तो क्रिएटिविटी, और अगर गीता जैसी बार डांसर करे तो अश्लील, सभी ये भी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर कैटरीना करे तो क्रिएटिव, अगर सलमान की भाभी करे मुन्नी बदनाम हुई तो वो क्रिएटिव, और गीता बाहर में डांस करे तो वो अश्लील। कोई भी जस्टिफाई नहीं, आप उसको आप समझ नहीं पाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव है बात कर रहे हैं। लेकिन जो आप गैंगस्टर्स देखिए, हमने तो कहा है इतनी बार कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमेन, उसके खिलाफ जहां संघर्ष करना चाहिए था, आप रोक लगाइए ना, वहां पे रुकना पड़ेगा। ये बहस बहुत बड़ी, ये बहस बहुत बड़ी हो सकती है। आतंकवाद और जिस ढंग से ये जितने भी गलत मूवमेंट्स डांस बाज में देखते हैं, मतलब आप डांस बार वालाओं की तुलना आतंकवादियों से कर रही है, तो पाबंदी एक ही है ऑप्शन। जी
आपने अभी भी कहा आतंकवाद और डांस बार, तो आप तुलना तो नहीं कर रही कि आतंकवादी और डांस बार वाला एक जैसी हैं? मैं बता रही हूं आपको कि क्या क्या चीज होते हैं ये डांसबाज में। प्रोस्टिट्यूशन, ट्रैफिकिंग, आतंकवादी, गैंगस्टर्स सभी रहते हैं मौजूद वहां जहां पुलिस हफ्ता लेती है, जहां गृह मंत्री और होम डिपार्टमेंट को जो सक्रिय रूप से काम करना चाहिए था, जो वो नहीं कर सकते हैं, जहां परिवार बर्बाद हो रहे हैं। और जो आप समाज में परिवर्तन चाहते हैं तो इच्छा शक्ति तब दिखा सकते हैं जब आप कोई ठोस कदम उठाएं। चलिए ठीक है, लेकिन मैं फिर जाते जाते कहूंगा कि अगर पुलिस वाले पैसा लेते हैं, सोशल सर्विसेज ब्रांच वाले लेते हैं, तो महाराष्ट्र के कई नेता भी पैसे लेते हैं डांस बार वालों से। इसमें ये कहना भी कोई गलत नहीं होगा। और सभी की सरकारें रही हैं, सभी जानते हैं कि वाकई हमाम में क्या क्या कुछ चलता है। सही बात कहा, बहुत सही बात कहा आपने। हमाम में क्या कुछ होता है ये सभी जानते हैं, लेकिन इस बहस को मुझे यही रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त मेरा ज्यादा हो चुका है, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।